हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है HTC लड़ी पर। पिछले सेशन में हम लोग श्वसन तंत्र का क्वेश्चंस कर रहे थे। क्वेश्चंस नंबर 12 तक कर चुके थे। आज हम लोग श्वसन तंत्र में क्वेश्चन नंबर 13 और उससे आगे का क्वेश्चंस देखेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चंस नंबर 13 आप लोग देख सकते हैं। सवाल है, निःश्वसन में CO2 की मात्रा कितनी होती है। तो दोस्तों, एक होता है निःश्वसन और एक होता है निःश्वसन। तो निःश्वसन का मतलब होता है सांस अंदर लेना और निःश्वसन का मतलब होता है सांस को शरीर से बाहर, फेफड़े से बाहर निकालना। तो निःश्वसन में हम लोग वायु के सभी घटक को लेते हैं। अर्थात अगर हम वायु की बात करें तो वायु में नाइट्रोजन होता है 78%, कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%, ऑक्सीजन होता है 21%। तो वायु के जो भी संघटक हैं उन सब को हम लोग सांस के रूप में अंदर लेते हैं। लेकिन जब हम लोग सांस छोड़ते हैं अर्थात निःश्वसन करते हैं तो इसमें परिवर्तन आता है। ऑक्सीजन लेते 21% हैं लेकिन छोड़ते हैं ऑक्सीजन 16 से 17%। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं लेकिन छोड़ते हैं 4.5% या 4.6%। और नाइट्रोजन 78% सांस के रूप में लेते हैं और 78% नाइट्रोजन छोड़ते भी हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा 4.6%। दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड जो है निःश्वसन में, निःश्वसन का मतलब सांस छोड़ना, तो सांस जब छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है 4.6%। आप इस टेबल को देख सकते हैं। इस टेबल में इंस्पायर्ड मतलब सांस अंदर लेना, एक्सपायर्ड मतलब सांस को बाहर छोड़ना। तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो 78% नाइट्रोजन रहता है, छोड़ते हैं तो 78%। मतलब नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है सांस लेने और सांस छोड़ने में। हमारे बॉडी के अंदर नाइट्रोजन के लिए कोई ऐसा ऑर्गन ही नहीं बना कि जो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सके। तो इसीलिए हम लोग नाइट्रोजन 78% लेते हैं और 78% ही छोड़ते हैं। अब है ऑक्सीजन्स। ऑक्सीजन्स जब सांस के रूप में लेते हैं तो 21% और छोड़ते हैं तो 16 से लेके 17% तक। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं और छोड़ते हैं 4.5 या 4.6%। नोबेल गैस 1% ग्रहण करते हैं, 1% उसे निकालते भी हैं और वाटर वेपर वेरीज करते रहता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चंस नंबर 14, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में कितने एटीपी का निर्माण होता है। दोस्तों, सबसे पहले जो अनॉक्सी शोषण होता है, ये अनॉक्सी शोषण हमारे कोशिका द्रव्य में होता है। तो जब ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तो बनाता है पाइरूविक अम्ल। पाइरूविक अम्ल, एक ग्लूकोज के टूटने से 2 पाइरूविक अम्ल बनता है और इस स्थिति में पाइरूविक अम्ल के साथ साथ कुछ ऊर्जा भी निकलती है। तो जो ऊर्जा निकलती है वो ऊर्जा होती है 2 एटीपी की। तो इस तरह से ग्लाइकोलाइसिस और इस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस इसे बोलते हैं और इस स्थिति में हमारे जो ऊर्जा बनते हैं वो 2 एटीपी ऊर्जा बनते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे, इस प्रश्न का सही जवाब होगा 2 एटीपी।
दोस्तों आपको थोड़ा सा और डिटेल्स में बता दें कि जब ये पायरूवेट हमारे कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया में जाके टूटता है तो उस समय 36 एटीपी का निर्माण होता है और उस क्रिया को बोलते हैं क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र, वहाँ पर 36 एटीपी बनता है और ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से 2 एटीपी बनता है। तो इस तरह से यदि कहा जाए तो एक ग्लूकोज के टूटने से टोटल 36 + 2 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। 38 एटीपी ऊर्जा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ भी लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन द ब्रेकडाउन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस अप टू 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। एक ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण होने से एक ग्लूकोज जब टूटता है तो 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में 2 एटीपी और क्रेब्स चक्र मिला के टोटल 38 एटीपी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सवाल है O2 और CO2 का परिवहन कौन करता है? O2 का मतलब ऑक्सीजन, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस O2 और इस CO2 का परिवहन करता है हमारा इसमें से सभी। दोस्तों आपको बता दें कि जो हमारे ब्लड होते हैं इस ब्लड में पाया जाता है RBC और RBC में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। तो यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। तो ब्लड भी सही है जवाब, RBC भी सही जवाब है और हीमोग्लोबिन भी, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर सभी हो जाएगा। दोस्तों एडिशनल रूप से आप लोग याद रखेंगे जो हीमोग्लोबिन है वो बना हुआ होता है हीम प्लस ग्लोबिन का, ग्लोबिन से मिलके। ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है और हीम मतलब होता है आयरन। हीम का मतलब होता है आयरन, लोहा भी जिसको हम लोग बोलते हैं, और ये है एक प्रोटीन। तो ये दोनों मिलके हीमोग्लोबिन बनाता है और यही जो है हमारे ऑक्सीजन्स और कार्बन डाइऑक्साइड्स का परिवहन करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं इस चित्र में ये हमारा RBC है जिसे रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। यहाँ पे ये सब ऑक्सीजन्स मॉलिक्यूल्स हैं और हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये हमारे लंग्स से हीमोग्लोबिन ब्लड में जाता है, अर्थात ऑक्सीजन जो है हमारे लंग्स से हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है, बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर ये ऑक्सीजन बॉन्ड्स बना के इस तरह से हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है और फिर हमारे जब कोशिकाओं या टिश्यू तक पहुंचता है तो ये ऑक्सीजन्स को हमारे कोशिकाओं को दे देता है और सिर्फ बच जाता है हीमोग्लोबिन। फिर उधर से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करके वापस फेफड़ा तक लाता है। तो इस तरह से हीमोग्लोबिन अपना काम करता है, परिवहन का काम करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है ट्रैकिया जो कि मानव में होता है उसकी लंबाई कितनी होती है? मानव में जो ट्रैकिया होता है उसकी लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ए 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 11 सेंटीमीटर, सी 35 सेंटीमीटर, डी 25 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 11 सेंटीमीटर। आप लोगों को दोस्तों बता दिए थे कि ट्रैकिया जो है वो ट्रैकिया हमारे श्वसन तंत्र का एक पार्ट है। आइए इसको चित्र के माध्यम से देखते हैं। आप देख सकते हैं ये है हमारा ट्रैकिया। यहाँ पे फेरिंग्स और लैरिंग्स होता है। उसके बाद ये जो पार्ट है ये ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया के बाद इसे बोलते हैं ब्रोंकाई
और बहुत सारे ये सब जो हैं इस तरह से शाखाएं निकली हुई, इसको ब्रोंक्योलेज बोलते हैं। और इसी के मुंह पे रहता है एल्वियोलाई। तो दोस्तों जो ये सवाल था कि ट्रेकिया की लंबाई कितनी होती है, तो ट्रेकिया यहाँ से लेके यहाँ तक होता है और इसकी लंबाई लगभग 11 सेंटीमीटर होती है। याद रखेंगे दोस्तों, ट्रेकिया की लंबाई 11 सेंटीमीटर होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 11 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो कोशिका का ऊर्जा मुद्रा हम लोग एटीपी को कहते हैं, क्योंकि जो हमारी कोशिका होती है वो ऊर्जा के रूप में एटीपी के रूप में ही ऊर्जा को एक्सेप्ट करती है। तो ये एटीपी आप लोग को पहले भी बता चुके हैं। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी। और इसी एटीपी के रूप में जो हमारी कोशिका है वो ऊर्जा एक्सेप्ट करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल है, मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन है एल्वियोलाई, पेनक्रियाज, ब्रोंकाई, फेरिंग्स। तो दोस्तों पेनक्रियाज, यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा पेनक्रियाज। ये पेनक्रियाज हमारे श्वसन तंत्र का भाग नहीं है, ये पाचन तंत्र का भाग होता है पेनक्रियाज। आइए इसे समझते हैं। ये हमारा पेनक्रियाज है, जिसे हिंदी में अग्नाशय भी बोलते हैं, अग्नाशय। इसी में से निकलता है दोस्तों लेट एंजाइम्स। आप लोग को पाचन तंत्र के वीडियो में बता दिए थे, L फॉर लाइपेज, A फॉर एमाइलेज, T फॉर ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन का पाचन करना, लाइपेज का काम होता है वसा का पाचन, और एमाइलेज का काम होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। दोस्तों ये जो हमारा पेनक्रियाज है, ये पेनक्रियाज ये एक मिश्रित ग्रंथि होती है। यहाँ से एंजाइम भी निकलता है और हार्मोन्स भी निकलता है। तो दोस्तों यहाँ पे सवाल था कि हमारे श्वसन तंत्र का भाग नहीं है, तो इस सवाल का सही जवाब पेनक्रियाज होगा। आप लोग याद रखेंगे, इसको हिंदी में अग्नाशय भी बोलते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि श्वसन की क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? वायु के किस घटक में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो दोस्तों ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल वाष्प, नाइट्रोजन। तो दोस्तों जो परिवर्तन नहीं होता है वो है हमारा नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन हम लोग 78% श्वसन की क्रिया में अपने शरीर के अंदर लेते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तो 78% नाइट्रोजन को हम लोग बाहर भी करते हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा नाइट्रोजन। आपको ये टेबल पहले भी बता चुके हैं। इस टेबल में आप देख सकते हैं नाइट्रोजन हम लोग 78% लेते हैं और 78% छोड़ते भी हैं। ऑक्सीजन 21% लेते हैं, 16% छोड़ते हैं। आपको बताए थे 16 से 17% छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं, 4.5 से 4.6% तक छोड़ते हैं। नोबेल गैस 1% लेते हैं, 1% छोड़ते हैं, और वाटर वेपर वेरीज करते रहता है। यहाँ पे ऑप्शंस के अनुसार आंसर होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 78% लेते हैं और 78% छोड़ते भी हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र किसका संश्लेषण, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो दोस्तों क्रेब्स चक्र में संश्लेषण जो होता है वो होता है पाइरुविक अम्ल का, क्योंकि आप लोगों को बताए थे कि सबसे पहले ग्लूकोज टूटता है कोशिका द्रव में पाइरुवेट में,
और ग्लूकोज जब पायरूवेट में टूटता है तो ये पायरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाके तब बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा एटीपी के रूप में। तो इस प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं क्रेब्स चक्र। जब हमारे पेशी कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल बनता है तो इसे बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। और हमारे ईस्ट में जब ईस्ट में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनती है तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं किंग-1। तो ये दोस्तों आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बता दिए हैं। यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, डिटेल्स में समझ सकते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में ब्रीदिंग को हिंदी में श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। तो ब्रीदिंग के दौरान निकलने वाली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। मतलब ये प्रश्न पूछ रहा है कि जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो उस समय ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है। ऑप्शन है 40%, 16%, 20%, 21%। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा 16%, क्योंकि आपको बता दिया गया है कई बार कि ऑक्सीजन जो है हम लोग 21% सांस के रूप में लेते हैं और छोड़ते हैं 16%। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, एक ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण पर कितने एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। तो दोस्तों आपको बता दिए हैं पहले कि जब एक ग्लूकोज टूटता है तो एक ग्लूकोज के टूटने से 2 पायरूविक अम्ल बनता है। दो पायरूविक अम्ल बनता है और ये पायरूविक अम्ल हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, जहाँ पे इसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। और पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाने के बाद वहाँ पे 36 एटीपी ऊर्जा बनता है। ये हो गया आपका ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया। और यहाँ पे हो गया आपका क्रेब्स चक्र। तो कुल मिला के ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी यहाँ पे ऊर्जा बनता है और हमारे क्रेब्स चक्र में 36 एटीपी। तो 2 एटीपी और 36 एटीपी को जोड़ने पर 38 एटीपी आता है। अर्थात एक ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से हमारा 38 एटीपी ऊर्जा बनता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब 38 एटीपी होगा दोस्तों। आइए इसे भी समझ लेते हैं। ये बात आपको पिछले एक क्वेश्चंस में भी बता दिए थे। एट द एंड ऑफ सेल्यूलर रिस्पिरेशन द ब्रेकडाउन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस अप टू 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। तो इस तरह से कुल 38 एटीपी का निर्माण होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। तो जो वयस्क मनुष्य होता है वो 1 मिनट में लगभग 12 से 15 बार सांस लेता है। आपको ये याद रखना है, एक इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है कि एक मनुष्य जो होता है वयस्क मनुष्य, वो 1 मिनट में 12 से 15 बार सांस लेता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, ये आप लोग देख सकते हैं। जो हमारा एनर्जी एटीपी के रूप में जो आता है वो 2 प्रोसेस से आता है। एक को ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, दूसरे को क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। तो हमारा 24 नंबर सवाल है कि मनुष्य में श्वसन प्रक्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा होता है। तो दोस्तों ये सारे मस्तिष्क के भाग हैं। एक ऑप्शन ए मेडुला ऑब्लंगाटा, ऑप्शन बी पोन्स, ऑप्शन सी अनुमस्तिष्क, ऑप्शन डी सेरिब्रम।
तो दोस्तों हमारे श्वसन प्रक्रिया का नियंत्रण जो है मेडुला ऑब्लंगाटा के द्वारा होता है। मेडुला ऑब्लंगाटा हमारे मस्तिष्क में कहाँ पाया जाता है, आइए देखते हैं इस चित्र के माध्यम से। तो दोस्तों ये है हमारा मस्तिष्क, इस मस्तिष्क में ये है हमारा मेडुला ऑब्लंगाटा, ये पोन्स, ये सेरिबेलम, ये स्पाइनल कोड, ये हमारा मिडिल ब्रेन है या मिड ब्रेन भी बोलते हैं। ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं सेरिब्रम। तो ये जो मेडुला ऑब्लंगाटा है इसी के द्वारा हमारे श्वसन तंत्र पर नियंत्रण होता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का ये हमारा लास्ट सवाल है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन आया हुआ था। तो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन्स का और कार्बन डाइऑक्साइड्स का परिवहन करना, ऑक्सीजन्स और कार्बन डाइऑक्साइड्स का परिवहन करना। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑक्सीजन्स का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन्स के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन करता है। जीवाणु को नष्ट करना ये गलत, लोहा का उपयोग करना ये भी गलत, इसमें से कोई नहीं। तो आंसर तो होगा ऑक्सीजन्स का परिवहन करना। तो इसलिए ये क्वेश्चंस का ए ऑप्शन सही होगा। दोस्तों आपको एक एडिशनल जानकारी दे दें कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो हीमोग्लोबिन मेल और फीमेल में कितना होना चाहिए। तो मेल में लगभग 13 to 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर और फीमेल में 12.5 से 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर हीमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए। ये इसका रेंज है, आप इसे भी याद रख सकते हैं। रेंज होता है 13.5 से 17 और ये रेंज है 12 से 15.5। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, तो आपको बताए थे कि आरबीसी होता है और आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन बॉन्डिंग करता है और ये आयरन्स भी इसमें पाए जाते हैं। आपको बताए थे कि हीमोग्लोबिन 2 चीज़ों से मिलके बना है, एक को बोलते हैं हीम, और हीम मतलब आयरन होता है, और एक होता है ग्लोबिन, ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। तो इस तरह से ये हीमोग्लोबिन बना होता है। तो थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो, धन्यवाद।